सभी को गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो अलग अलग रियासतें थी, बिखरी हुई रियासतें पड़ी थी, देश आजाद की घोषणा होने के बाद में उन सभी रियासतों को एक जगह किया गया और एक राजस्थान का निर्माण किया गया, भारत एक संघ का निर्माण किया गया। इन सभी के बारे में चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। अब जो राजस्थान की जो 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों को 7 चरणों के अंदर अलग अलग जो रियासतें हैं उनको एक जगह शामिल किया। कौन कौन सी रियासत को कौन से चरण में शामिल किया, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो राजस्थान का एकीकरण होता है ये 7 चरणों में होता है, और 7 चरण कौन कौन से हैं और ये चरण कब बनते हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। 7 चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, सात चरण है, उनके अलग अलग नाम है। कब ये चरण बनते हैं ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पांचवां चरण, इस प्रकार से ये 7 चरण थे। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम के अंदर इनकी डेट पूछते हैं कि ये चरण कब बने थे। सबसे पहले देखो, जो पहला चरण है, ये पहला चरण बनता है 18 मार्च 1948 ईस्वी को। इसके बाद में जो दूसरा चरण है, इसका निर्माण होता है, इसका गठन होता है 25 मार्च 1948। तीसरा चरण है, इसका निर्माण होता है 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसके बाद में देखो, चौथा चरण है, ये चौथा चरण होता है 30 मार्च 1949 ईस्वी को। इसके बाद में पांचवा चरण होता है 15 मई 1949 ईस्वी को। छठा चरण होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जो अंतिम चरण है राजस्थान एकीकरण का, ये राजस्थान एकीकरण का जो अंतिम चरण है ये होता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इस प्रकार से राजस्थान एकीकरण के ये 7 चरण है, और इन 7 चरणों के अलग अलग नाम है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस चरण का नाम क्या है। ये जो पहला चरण है, इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। इसके बाद में दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ। जो चौथा चरण है, इसका नाम रखा गया वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ। इसके बाद में देखो, जो पांचवा चरण है, इस पांचवें चरण का नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त प्लस वृहद राजस्थान। ये पांचवें चरण का नाम रखा गया। इसके बाद में देखो, जो छठा चरण है, छठे चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ। और जो सातवां चरण है, ये वर्तमान राजस्थान
इसका नवीन राजस्थान ये नाम रखा गया कि ये जो अब राजस्थान बन गया है और जो वर्तमान राजस्थान है ये इसका गठन होता है 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को। इसका नाम रखा गया नवीन राजस्थान संघ, नवीन राजस्थान संघ। तो ये 7 चरण है, इन 7 चरणों के अलग अलग नाम है। एग्जामिनर एग्जाम के अंदर किसी भी चरण की डेट पूछ सकता है और किसी भी चरण का नाम पूछ सकता है कि किस चरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एकीकरण के 7 चरण है। सबसे पहला चरण 18 मार्च 1948 को होता है। पहले चरण का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ, और ये मत्स्य संघ नाम रखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक चंद मुंशी। इसके बाद में द्वितीय चरण है 25 मार्च 1948 को होता है, पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। अब देखो इनमें रियासतें हैं वो अलग अलग, आगे एक एक चरण के बारे में चर्चा करेंगे कि पहले चरण में कौन कौन सी रियासत को शामिल किया, किस व्यक्ति ने इसका उद्घाटन किया, किसको राजधानी बनाई गई, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग चरणों के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये 7 चरण है। सबसे पहला चरण मत्स्य संघ नाम रखा गया, दूसरा चरण इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। इसके बाद में तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948 को होता है, इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा चरण है 30 मार्च 1949, इसका नाम रखा गया वृहद राजस्थान संघ। इसका नाम वृहद राजस्थान संघ क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी 4 रियासतों को शामिल किया जाता है, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा बीकानेर। इन 4 बड़ी बड़ी रियासतों को इस संघ के अंदर शामिल किया जाता है, चौथे चरण के अंदर शामिल किया जाता है। बड़ी रियासतें थी इस वजह से बड़े को बोलते हैं वृहद, तो इसका नाम रखा गया वृहद राजस्थान संघ, ग्रेटर राजस्थान संघ के नाम से भी इसको जानते हैं। पांचवा चरण 15 मई 1949 को होता है, इसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान। पहले जितने भी ये जो चरण हुए थे इन सबको यहां पर मिला दिया गया। इसके बाद में छठा चरण नाम रखा गया राजस्थान संघ, 7वें चरण का नाम रखा गया नवीन राजस्थान संघ। ठीक है, तो इस प्रकार से एकीकरण के 7 चरण होते हैं। अलग अलग इनकी डेट याद रखनी है आपको और अलग अलग इनके नाम याद रखने हैं, किस चरण का क्या नाम रखा गया था। इसके बाद में देखो अब चर्चा करेंगे एक एक चरण के बारे में। एकीकरण का प्रथम चरण, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है ये कब होता है, 18 मार्च 1948 ईस्वी को। एकीकरण का जो प्रथम चरण है इसका नाम रखा जाता है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। ये जो मत्स्य संघ नाम है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये नाम किसने रखा था। नाम के.एम. मुंशी ने रखा। ठीक है, मत्स्य संघ नाम है ये के.एम. मुंशी ने रखा था, कन्हैयालाल माणिक चंद मुंशी। मुंशी, इस व्यक्ति ने इस संघ का नाम रखा मत्स्य संघ। ठीक है, 18 मार्च 1948 को ये एकीकरण का प्रथम चरण होता है। इसके बाद में देखो एकीकरण का जो प्रथम चरण है इस प्रथम चरण में राजधानी किसको रखी जाती है। सबसे पहले तो देखो इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल होती है। शामिल रियासत, किस किस रियासत को इसमें शामिल किया जाता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन रियासतों को एकीकरण के पहले चरण में शामिल किया जाता है। ये राजस्थान है और इस राजस्थान के पूर्व भाग में जो रियासतें हैं पूर्व भाग की रियासतों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर है अलवर, भरतपुर,
धौलपुर और करौली। पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतों को एक जगह करके उसका एक संघ बनाया जाता है, उस संघ का नाम है मत्स्य संघ। ठीक है, 4 रियासतें कौन कौन सी है जिनको शामिल किया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासतों को शामिल करके यहां पर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। अब इस संघ को चलाने के लिए इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे ही कोई अपने वर्तमान में कोई रोड वगैरह का उद्घाटन करते हैं तो बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे फीता कटवाते हैं। तो इस संघ का भी उद्घाटन होता है। कौन व्यक्ति आता है जो इसका उद्घाटन करने के लिए आता है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। कहां पर इसका उद्घाटन होता है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस चरण की जो राजधानी है, राजधानी प्रधानमंत्री इस चरण के उद्घाटनकर्ता, इस चरण के राज प्रमुख, इस चरण के उपराज प्रमुख, जैसे वर्तमान में राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, पहले राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के नाम से इसी पद को जानते थे। ठीक है, तो यहां पर जो राजस्थान का एकीकरण है, इसमें प्रथम चरण में राजधानी रखा गया अलवर को, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल, इस व्यक्ति ने इसका उद्घाटन किया। नरहरि विष्णु गोडगिल, पूरा नाम इसका लिख लेना, नरहरि विष्णु गोडगिल। इसने देखो उद्घाटन कहां पर किया? इसने इस चरण का, प्रथम चरण का जो उद्घाटन है, ये भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर किया। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में किया गया। इस चरण का जो उद्घाटन है, यह भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर किया गया। इसके बाद में देखो यहां पर जैसे वर्तमान में राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, इसी प्रकार से उस समय यही पद थे, उनको राज प्रमुख, उपराज प्रमुख के नाम से जानते थे। अब पहले चरण के अंदर राज प्रमुख किसको बनाया गया, उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ये बनाने के पीछे कारण था कि राजा संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे, तो राजा महाराजाओं को गोली दी गई थी। एक प्रकार से राजा महाराजाओं को यह लालच दिया गया था कि आपको पद दिए जाएंगे, आपकी पावर चलेगी। तो यहां पर राज प्रमुख बनाया जाता है उदय भान सिंह को। धौलपुर के महाराजा थे ये, इसको राज प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, उपराज प्रमुख बनाया जाता है करौली के गणेश पाल को, गणेश पाल सिंह, ये थे करौली के, इसको यहां पर उपराज प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो प्रथम चरण है, इसमें राजधानी अलवर को बना देते हैं, लेकिन अलवर के राजा को वहां पर राज प्रमुख नहीं बनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी थी गांधी जी की। और गांधी जी की हत्या करने के बाद में
नाथूराम गोडसे अलवर के महाराजा तेज सिंह के पास में आकर छुप जाते हैं। अलवर के महाराजा तेज सिंह उनको शरण दे देते हैं और उनको शरण देने के कारण अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री एन.वी. खर्रे जो भास्कर थे, उन दोनों के ऊपर मुकदमा चल रहा था, उन दोनों को जेल में बंद कर रखा था। इस वजह से अलवर के राजा को वहां पर राज प्रमुख नहीं बनाया जाता है। अलवर राजधानी रखते हैं लेकिन वहां के राजा को राज प्रमुख नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वहां के जो राजा थे उनका नाम था तेज सिंह। अलवर के राजा तेज सिंह व अलवर के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री एन.वी. खर्रे, पूरा नाम है नारायण भास्कर खर्रे। इन दोनों के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। कुछ दिन बाद में, प्रथम चरण होने के बाद में, उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन उस समय इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये एकीकरण का प्रथम चरण है। इससे बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लगभग इन्हीं के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एकीकरण के प्रथम चरण में। ठीक है, तो ये एकीकरण का प्रथम चरण है। एक तो आपको याद रखना है कब होता है, 18 मार्च 1948 को। नाम क्या रखा जाता है, मत्स्य संघ। किसने नाम रखा था, के.एम. मुंशी ने इसका नाम रखा था। कौन कौन सी रियासतों को प्रथम चरण में शामिल किया जाता है, 4 रियासतों को, अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, करौली है, इन 4 रियासतों को इसमें शामिल किया जाता है। एक ठिकाना भी याद रखना है आपको, एक ठिकाने को भी उसमें शामिल किया था, निमराना ठिकाना। निमराना ठिकाना। इस प्रकार से 4 रियासतें, एक ठिकाना, इसको एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखो, जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण की राजधानी रखा जाता है अलवर को। प्रथम चरण को संघ बनाने के बाद में इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जिसका नाम है शोभाराम कुमावत। इस प्रथम चरण का उद्घाटन नरेंद्र विष्णु, भारत सरकार के, भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद में अंतरिम सरकार के एक मंत्री थे जिनका नाम था नरेंद्र विष्णु गोडगिल। वो क्या करते हैं, यहां पर उद्घाटन करते हैं, नरहरि विष्णु गोडगिल। ठीक है, उद्घाटन इसका भरतपुर के लोहागढ़ किले में होता है। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाते हैं, भरतपुर जो धौलपुर के राजा है इनको। उपराज प्रमुख बनाते हैं गणेश पाल सिंह को, करौली के महाराजा को। और अलवर के राजा तेज सिंह और प्रधानमंत्री है एन.बी. खर्रे, जो नारायण भास्कर खर्रे हैं, इनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। इस वजह से इनको यहाँ पर राज प्रमुख नहीं बनाते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे को वहां पर उन्होंने शरण दे दी थी, इसके जुर्म में उनको गिरफ्तार कर रखा था। इसके बाद में देखो, एकीकरण का दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण, एकीकरण का जो दूसरा चरण है, एकीकरण के दूसरे चरण में देखो, सबसे पहले यहां पर कब होता है दूसरा चरण एकीकरण का, 25 मार्च 1948 ईस्वी को। इस चरण का नाम क्या रखा जाता है, इस चरण का नाम रखा जाता है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। इसके बाद में देखो, ये जो एकीकरण का दूसरा चरण है, इसके अंदर शामिल रियासतें कौन कौन सी है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पर शामिल रियासतें, इस दूसरे चरण में जो शामिल रियासतें हैं उनके नाम देखो।
लगभग 9 रियासतें इस चरण में शामिल होती है। कौन कौन सी रियासत शामिल होती है? देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, फिर देखो यहां पर है प्रतापगढ़, फिर है शाहपुरा, और फिर रियासत है टोंक रियासत। ठीक है, और एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। 9 रियासत और एक ठिकाना। ठिकाना इसमें जो कुशलगढ़ ठिकाना है ये शामिल होता है। ठीक है, टोंक रियासत का लावा ठिकाना इसमें शामिल नहीं होता है। जुलाई 1948 में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसकी अलग से पर्टिकुलर डेट है जब उसको शामिल किया था। पहले उसको जयपुर रियासत में शामिल करते हैं, उसके बाद में उसको एकीकरण में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, और एक ठिकाना कुशलगढ़। एक ठिकाना और 9 रियासतें एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल की जाती है, पूर्व राजस्थान संघ में शामिल की जाती है। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण होता है। ठीक है, अब देखो इसकी राजधानी, राष्ट्र प्रमुख, दूसरे चरण की जो राजधानी है, राजधानी, प्रधानमंत्री, उद्घाटन, राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख, कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहां पर दूसरे चरण में राजधानी बनाया जाता है कोटा को। इसके अलावा देखो यहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है गोकुल लाल आसावा को। गोकुल लाल आसावा। इसके बाद में देखो उद्घाटन इसका, इस चरण का उद्घाटन करने के लिए उसी व्यक्ति को रखा जाता है जो व्यक्ति प्रथम चरण का उद्घाटन करता है। ठीक है, प्रथम चरण का उद्घाटन एनवी गोडगिल करता है और इस चरण का उद्घाटन भी एनवी गोडगिल करता है। तो यहां पर इसका उद्घाटन एनवी गोडगिल। इसका उद्घाटन करते हैं कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, कोटा के राजा भीम सिंह को यहां पर इस दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया, सॉरी राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। राष्ट्र प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। भीम सिंह थे कोटा के राजा, कोटा महाराजा। ठीक है, अब देखो 2 उपराष्ट्र प्रमुख बने और उनके एज के आधार पर इनको उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। एक तो वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख और एक कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख। एक तो उम्र में ज्यादा है उसको बोलते हैं वरिष्ठ, और एक कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख उससे छोटा। ठीक है, तो 2 उपराष्ट्र प्रमुख यहां पर बनाए गए। यहां पर वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर के महाराजा थे। डूंगरपुर, इसको यहां पर वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है। कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख है ये बनाया जाता है बूंदी के बहादुर सिंह को। इनको यहां पर कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, और ये एकीकरण का दूसरा चरण होता है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है एकीकरण के दूसरे चरण की डेट, नाम इसका, किसका क्या क्या नाम रखा जाता है दूसरे चरण का। इसके अलावा कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है, अभी सीईटी के अंदर पूछ लिया था क्वेश्चन कि एकीकरण के तीसरे चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई, एकीकरण के दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई। उसमें ऑप्शन में यही रियासतें मिलेगी आपको जो शामिल की जाती है। पहले चरण में 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। दूसरे चरण में 9 रियासत है, 1 ठिकाना है, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और एकीकरण के दूसरे चरण में राजधानी कोटा को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। जो गोकुलाल असावा है ये शाहपुरा के थे। शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, इसी के नेतृत्व में करते हैं, गोकुलाल असावा के नेतृत्व में। वहां पर जनता को जनता के द्वारा शासन सौंप देते हैं, इसके नेतृत्व में, गोकुलाल असावा के नेतृत्व में। उद्घाटन एनवी गोडकिल करते हैं, कोटा के दुर्ग में करते हैं। राज प्रमुख बनाते हैं भीम सिंह, कोटा के राजा को। वरिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाते हैं बहादुर सिंह बूंदी को। ठीक है, इसके बाद में एकीकरण का तीसरा चरण, तीसरा चरण एकीकरण का जो तीसरा चरण है, एकीकरण के तीसरे चरण की डेट आपको याद रखनी है। तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या रखा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। अब देखो इसमें शामिल रियासतें, एक तो इससे पहले का जो चरण है, जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण को लाकर इसमें मिलाया जाता है। एक इसमें एक नई रियासत को शामिल करते हैं, ऐड करते हैं, जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। उदयपुर को इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, शामिल रियासतें, शामिल रियासत। एक तो इससे पहले जो संघ बना, पूर्व राजस्थान संघ। एक इसमें मेवाड़ रियासत, उदयपुर को शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तो इससे पहले वाला जो चरण है उसको लाकर इसमें ऐड कर देते हैं, और एक नई रियासत को इसमें ऐड कर लेते हैं, मेवाड़ रियासत को। इसके बाद में देखो यहां पर इसकी राजधानी, इसका प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री को, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसकी जगह पद हुआ करता था प्रधानमंत्री का। राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतें अपने आप को देश मानती थी। मारवाड़ देश है, आमेर देश है, मेवाड़ देश है, और देश का प्रधानमंत्री हुआ करता है। अलग अलग रियासतें अपने आप को एक देश मानती थी और उनका अलग अलग प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये संविधान लागू होने के बाद में 26 जनवरी 1949 को संविधान, 26 नवंबर को 49 को संविधान बनता है, 26 जनवरी 50 को यह लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद ये जितने भी पद है उल्टे सीधे, इनको हटाया जाता है और एक सीक्वेंस के अनुसार पद रखे जाते हैं। इस प्रधानमंत्री के नाम को हटाकर मुख्यमंत्री नाम रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर पहले जो भी चरण हुए थे उनको, उनके अंदर प्रधानमंत्री बनाए गए थे। यहां पर प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री। इसके बाद में देखो यहां पर उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। इसके बाद में देखो यहां पर उद्घाटनकर्ता के बाद में है राज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद में है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजधानी रखा जाता है, जैसे ही मेवाड़ को शामिल करते हैं, उदयपुर को यहां पर राजधानी रख देते हैं। जैसे ही मेवाड़ को शामिल करते हैं रियासत को, वहां के जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को यहां पर इस चरण के अंदर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा।
इसको यहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद में देखो ये जो चरण है, तीसरा चरण, इसके जो उद्घाटनकर्ता है, इसके उद्घाटनकर्ता थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इसका उद्घाटन करते हैं। इसके बाद में देखो राज प्रमुख किसको बनाते हैं? राज प्रमुख मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राजा को यहां पर इस एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर जैसे ही मेवाड़ रियासत को शामिल किया जाता है, मेवाड़ रियासत को शामिल करते ही मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह को यहां पर क्या करते हैं? राज प्रमुख बनाते हैं। क्योंकि मेवाड़ रियासत शामिल नहीं हो रही थी। मेवाड़ के राजा बोलते हैं कि मैं आपके संघ में शामिल हो जाऊंगा तो मेरी शक्तियां छीन जाएगी, तो मैं इस संघ में शामिल क्यों? तो उसको राजी करने के लिए उसको बोलते हैं कि आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा, आपको 20 लाख की पेंशन दी जाएगी, सालाना 20 लाख रुपए आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे। राज प्रमुख बनाते हैं भूपाल सिंह को। मेवाड़ महाराणा, इसको राज प्रमुख बनाते हैं। इसके बाद में देखो जो पहले वाले चरण के अंदर राज प्रमुख था उसको यहां पर लाकर उपराज प्रमुख बना देते हैं, भीम सिंह कोटा। कोटा के महाराजा भीम सिंह को यहां पर उपराज प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो ये एकीकरण का तीसरा चरण है। ये एकीकरण का तीसरा चरण है। 3 चरण एकीकरण के कंप्लीट है। इसके बाद में एकीकरण का चौथा चरण। सबसे पहले एकीकरण का तीसरा चरण कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को होता है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। इसके बाद में संयुक्त राजस्थान क्यों कहते हैं? पहले वाली रियासतों को लाकर इसमें ऐड कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ है, इससे पहले वाला चरण, दूसरा चरण, उसको यहां लाकर मिलाते हैं। इसके अलावा एक नई रियासत शामिल करते हैं, मेवाड़ रियासत। ठीक है, राजधानी बनाते हैं उदयपुर को, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को, उद्घाटन इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ महाराणा को बनाते हैं और उपराज प्रमुख बनाते हैं भीम सिंह कोटा को। ये 3 चरण एकीकरण के कंप्लीट है। इसके बाद में एकीकरण का चौथा चरण, चतुर्थ चरण। एकीकरण का जो चौथा चरण है ये कब होता है? ये आपको डेट याद रखनी है, 30 मार्च 1949 ईस्वी को। इस एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। ठीक है, इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस चरण के अंदर बड़ी बड़ी जो लूठी रियासतें थी उन लूठी रियासतों को इस चरण के अंदर शामिल कर दिया जाता है। इस वजह से 30 मार्च 1949 को यहां पर 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस। 30 मार्च राजस्थान दिवस। इसके बाद में देखो इसमें शामिल रियासतें, वृहद राजस्थान है, इसमें शामिल रियासतें। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है? इसमें रियासत शामिल होती है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, इसके बाद में बीकानेर। इन 4 रियासतों को इस एकीकरण के चौथे चरण में ऐड किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल में बड़ी रियासत जोधपुर थी, जनसंख्या में बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लूठी रियासतों को इसमें शामिल करते हैं, इसी वजह से इस चरण का नाम रखते हैं वृहद राजस्थान। अब देखो यहां पर जैसे ही नया चरण बनता है, नया चरण बनते ही प्रधानमंत्री, राजधानी, राष्ट्र प्रमुख सब चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर चतुर्थ चरण के अंदर जो राजधानी रखी जाती है, राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। जब राजधानी जयपुर को बनाते हैं उस समय लड़ाई भी होती है, ढंग से लड़ाई होती है। जोधपुर के महाराजा और जयपुर के राजा, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जोधपुर के महाराजा बोलते हैं कि राजधानी हमारे यहां पर रखो,
जयपुर के महाराजा मान सिंह बोलते हैं कि राजधानी हमारे यहां पर रखो। तो राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए फिर एक कमेटी बनाई जाती है और फिर वो कमेटी क्या करती है, फिर राजधानी को जयपुर में शामिल करती है, राजधानी जयपुर को बनाते हैं, जो उस समय से लेकर आज तक राजधानी जयपुर है राजस्थान की। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बनती है ये भी आपको पूछ ले तो 30 मार्च 1949 को बनती है। ठीक है, तो यहां पर है सबसे पहले राजधानी, राजधानी, फिर है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में है उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता के बाद में है राज प्रमुख, फिर है उपराज प्रमुख। इसमें देखो कोई उपराज प्रमुख नहीं बनता है, राज प्रमुख आपको याद रखना है, लेकिन इसमें एक नया पद बनता है जिसका नाम है महाराज प्रमुख, और आजीवन एक ही बंदा रहता है इस पद के ऊपर, उसी के लिए यह नया पद बनाया जाता है। यहां देखो सबसे पहले राजधानी चेंज होती है चौथे चरण के अंदर जयपुर, प्रधानमंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था जोमदेर के अंदर। इस एकीकरण के चौथे चरण का जो उद्घाटन है ये करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इस चौथे चरण का उद्घाटन करते हैं। अब देखो राष्ट्र प्रमुख बनाते हैं मान सिंह को, मान सिंह सेकंड को, जयपुर के राजा थे। इसके बाद में देखो यहां पर जैसे ही इसको राज प्रमुख बनाते हैं, पहले चरण के अंदर राज प्रमुख बना रखा था भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह जी उसी समय मीटिंग के अंदर अपनी कुर्सी को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारा पद है, यदि मेरे से ले रहे हो तो मैं तुम्हारे संघ में शामिल नहीं होऊंगा। उसी समय रूस कर वहां से जाने लग जाते हैं, और जब वहां से रूट कर जाने लगते हैं उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को रोकते हैं और उनको बोलते हैं कि महाराजा साहब आप रुकिए, आपके लिए नया पद बनाते हैं, एक नया पद क्रिएट करते हैं, उस नए पद का नाम है महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाया जाता है भूपाल सिंह को, और आजीवन यही बंदा रहता है इस पद पर, इसके मरने के बाद में कोई व्यक्ति नहीं बनता है। भूपाल सिंह मेवाड़ महाराणा, ठीक है, आजीवन यही रहता है इसके ऊपर, आजीवन महाराज प्रमुख। आजीवन महाराज प्रमुख रहते हैं। ठीक है, तो ये एकीकरण का चौथा चरण है। आपको याद रखना है कब होता है चरण, क्या नाम रखा जाता है, कौन कौन सी रियासत शामिल होती है, प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं, उद्घाटन कौन करता है, राज प्रमुख कौन है, महाराज प्रमुख कौन है। ठीक है, तो यहां पर चतुर्थ चरण है एकीकरण का, 30 मार्च 1949 को होता है, वरद राजस्थान इसका नाम रखा जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है इसमें, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये 4 रियासतें, बड़ी लूठी रियासतें एकीकरण के चौथे चरण में शामिल होती है। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है वरद राजस्थान। राजधानी रखी जाती है जयपुर को, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, उद्घाटन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राज प्रमुख बनाया जाता है मान सिंह सेकंड जयपुर के महाराजा को, और महाराज प्रमुख बनाया जाता है भूपाल सिंह मेवाड़ महाराजा को। अब यहां पर देखो, जब राजधानी जयपुर को बनाने की बात आई तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह नाराज हो जाते हैं। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह बोलते हैं कि राजधानी यदि जयपुर को बनाओगे तो मैं शामिल नहीं हूंगा। फिर वहां पर जब जोधपुर को राजधानी बना दे तो ठेठ अलवर भरतपुर का व्यक्ति राजधानी जोधपुर के अंदर कैसे जाएगा, ठेठ पश्चिमी राजस्थान में कैसे जा पाएगा। फिर इस राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई, और कमेटी का नाम है सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी सिफारिश करती है और फिर राजधानी जयपुर को बना देती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश से बनाया गया, तो जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से बनाया गया। एक BR पटेल के नाम से समिति और बनती है, वो भी राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए बनती है। ठीक है, तो यहां पर इस राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए जो कमेटी बनती है
उसका नाम लिख लेना। जयपुर व जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद खत्म करने के लिए B.R. पटेल व सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो यहां पर सत्यनारायण राव समिति, इसके अलावा B.R. पटेल समिति है, इनका गठन किया जाता है राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए। अब यहां पर राजधानी का विवाद सुलझा देते हैं, जयपुर को राजधानी बना देते हैं, लेकिन और विभाग थे उनका भी बंटवारा किया जाता है। कौन सा विभाग किस रियासत को दिया जाता है, किस शहर में रखा जाता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाई जाती है, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। राव समिति सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसी समिति ने फिर फिक्स कर दिया कि कौन सा विभाग कहां पर रहेगा, तो विभागों का बंटवारा विभागों का बंटवारा। अब कौन कौन से विभाग कहां पर रखे जाते हैं, ये विभागों का बंटवारा है। एक तरफ विभाग है और एक तरफ रियासत है, विभाग और एक तरफ है रियासत या शहर। ठीक है, यहां पर देखो विभाग सबसे पहले है राजधानी, राजधानी के बाद में है कृषि विभाग, फिर है वन विभाग, फिर है यहां पर खनन विभाग, फिर यहां पर है शिक्षा विभाग, फिर यहां पर है राजस्व विभाग, ये अलग अलग विभाग अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में रखे जाते हैं। अब देखो कौन सा विभाग कहां पर रखा जाता है, यहां पर राजधानी रखी जाती है जयपुर को, कृषि विभाग रखा जाता है भरतपुर के अंदर, इसके अलावा वन विभाग है ये रखा जाता है कोटा के अंदर, खनन विभाग है ये उदयपुर में रखा जाता है, शिक्षा विभाग है ये बीकानेर में रखा जाता है, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा विभाग वर्तमान में भी बीकानेर के अंदर है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है ये अजमेर के अंदर है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग वर्तमान में भी बीकानेर में है, राजस्व विभाग है ये अजमेर में रखा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जो विभाग है अलग अलग शहरों के अंदर इनको स्थापित किया जाता है। इसके अलावा देखो न्याय विभाग है, न्याय विभाग जोधपुर में रखा जाता है, हाई कोर्ट है ये जोधपुर में रखा जाता है। न्याय विभाग पहले राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना 49 में जयपुर में होती है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर जोधपुर के अंदर।
न्याय विभाग है ये जोधपुर में रखा जाता है, जोधपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग अलग अलग जगह पर स्थापित किए जाते हैं। राजधानी जयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, वन विभाग कोटा, खनन विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर, राजस्व विभाग जो वर्तमान में भी अजमेर में है उस समय भी स्थापित किया जाता है अजमेर के अंदर। न्याय विभाग है ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाता है, वर्तमान में भी जोधपुर में है। कृषि विभाग है मुख्य रूप से वर्तमान में कृषि का जो मुख्य विभाग है वो जयपुर के अंदर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, उस समय भरतपुर के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, खनन विभाग सबसे ज्यादा खनिज वगैरह उदयपुर के अंदर अरावली पर्वतमाला श्रेणी से निकलते हैं, इस वजह से उदयपुर के अंदर खनन विभाग रखा जाता है। ये अलग अलग विभाग है। एकीकरण के 4 चरण कंप्लीट है। एकीकरण के अन्य जो चरण है, 5वां चरण है, 6वां चरण है, 7वां चरण है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज जितना पढ़ाया है इसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर आज जितना यहां पर जिन बातों के बारे में चर्चा की है, यहां पर सबसे पहले देखो एकीकरण के 7 चरण, 7 चरणों की डेट, किस चरण को किस नाम से जानते हैं यह आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का जो प्रथम चरण है, एकीकरण के प्रथम चरण का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। 18 मार्च 48 को होता है। 4 रियासतें एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठिकाना निमराना इसमें शामिल होता है। राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को रखा जाता है। उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था। ठीक है, उद्घाटन भरतपुर के दुर्ग में किया था। राष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के राजा को बनाते हैं, उपराष्ट्र प्रमुख गणेश पाल को बनाते हैं। तेज सिंह अलवर के महाराजा और उनके प्रधानमंत्री एनवी खर्रे महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर रखा था। दूसरा चरण 25 मार्च 48 को होता है। पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। कोटा को राजधानी, गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री, उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था। राष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को बनाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्र प्रमुख फिर लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह को बनाते हैं। 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा जाता है। एक रियासत शामिल करते हैं और इसके पहले वाला जो चरण था उसको इसमें शामिल कर देते हैं। उदयपुर राजधानी, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह को, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को। इसके बाद में देखो यहां पर है एकीकरण का चौथा चरण। चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें लूठी रियासतों को शामिल करते हैं। इसमें 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है। नाम रखा जाता है वृद्ध राजस्थान। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर रियासत को इसमें शामिल किया जाता है। बीकानेर रियासत को इसमें शामिल किया जाता है। राजधानी जयपुर को प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, इसी ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। उद्घाटन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राष्ट्र प्रमुख मान सिंह को। और जब इसको राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाया जाता है तो ये रूस जाता है, इसके लिए अलग से पद बना देते हैं जिसका नाम है महाराज प्रमुख, और आजीवन यही रहता है उस पद के ऊपर। राजधानी के विवाद हो जाता है, सुलझाने के लिए 2 समितियां बनती है, बी आर पटेल, सत्यनारायण राव समिति। समितियां 2 बनती है लेकिन सिफारिश चलती है सत्यनारायण राव समिति की। सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बना दिया और अलग अलग विभाग थे उनका बंटवारा कर दिया। राजधानी जयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, वन विभाग कोटा, खनन विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, राजस्व विभाग है अजमेर के अंदर और न्याय विभाग है जोधपुर के अंदर। इस प्रकार से ये राजस्थान के एकीकरण के 4 चरण कंप्लीट है। राजस्थान का एकीकरण का 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण, इनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कल्चर के कुछ टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज के लिए इतनी चर्चा करेंगे।